गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में हमने पढ़ा था मोलर मास। इट इज़ मास ऑफ वन मोल कंपाउंड। हमने बताया था कि भाई मोलर मास, एक मोल कंपाउंड के मास को मोलर मास बोलेंगे और एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। और मोलर मास को हमने दो तरह से डिवाइड किया था। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा होता है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम एटॉमिक मास की यदि आपको सैंपल एटॉमिक फॉर्म में दे रखा हो तो ग्राम एटॉमिक मास होगा, और यदि आपको सैंपल मोलिकुलर फॉर्म में दे रखा हो तो वो ग्राम मोलिकुलर मास होगा। मीन्स एटॉमिक मास यूनिट की जगह यदि आप ग्राम लगा दें तो वो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा, या आप उसको सिंपली बोल सकते हो कि वो उस कंपाउंड का मोलर मास हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम एटॉमिक मास यूनिट की जगह डायरेक्ट ग्राम लगा दें, ऐसा तो नहीं है ना। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। एटॉमिक मास यूनिट के जैसे सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अगर इसी का मैं बोलूँ भाई ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा तो आप बोलोगे 23 ग्राम। अब ऐसा नहीं है कि हमने AMU को हटाया और डायरेक्ट ग्राम लगा दिया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एटॉमिक मास यूनिट को हटा के उसकी जगह पे ग्राम लगाया गया। तो हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। पहली बात तो यही कि हमने बोला कि भाई सैंपल यदि एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो ग्राम एटॉमिक मास होगा। और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है इट इज मास ऑफ वन मोल एटम। इट इज मास ऑफ वन मोल एटम, मतलब एक मोल एटम के मास को हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। एटम क्यों लिया? क्योंकि अभी हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एटम ले लिया भाई, एक मोल एटम। इसका मतलब हम कहने लग रहे हैं कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के अंदर कितना मास होगा। हमने कहा वन मोल एटम का मास बताइए। एटॉमिक मास तो होता है केवल एक एटम का मास। एटॉमिक मास क्या होता है? केवल एक एटम का मास। और यहाँ पर है एक मोल एटम का मास, मतलब इतने एटम का मास कितना होगा। देखते हैं, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, ये निकालने का क्या फॉर्मूला होगा बताइए ज़रा। इसको कैसे निकाला जाए, किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं? पहले तो देखिए भाई नंबर ऑफ एटम कितने हैं। नंबर ऑफ एटम कितने, नंबर ऑफ एटम्स इनटू में क्या करोगे आप, मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम, एक एटम के मास के इनटू में अपने टोटल नंबर ऑफ एटम अगर लगा दिए कि भाई इतने एटम हमारे पास थे, एक एटम का मास इतना था, तो आपका एक मोल एटम का मास आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम कितने हैं ये दे रखे हैं, वन मोल। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख दूँ, Na, सही है, इनटू मास ऑफ वन एटम निकाला था ना, एक एटम का मास होता है A एटॉमिक मास यूनिट। यही तो होता है ना, यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। अच्छा, 1/1 यहाँ पर देखो, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था 1/Na ग्राम। ये तो सभी ने पढ़ा था ना, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये सभी ने पढ़ा था, ठीक है। अब मैं अगर AMU की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो आंसर, Na इंटू A इंटू 1/Na
ग्राम। तो Na से Na कैंसिल, ये क्या आ जाएगा A ग्राम। अगर ये एटॉमिक मास की बात करते तो वो तो था ये। अगर अब हमने मास ऑफ 1 मोल एटम की बात की तो हो गया A ग्राम। तो A म्यू किस में चेंज हो गया, अब ग्राम में चेंज। समझ में आई बात? बिल्कुल आसान था ना। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए हीलियम, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो आप कहोगे सर 4 AMU। और अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हीलियम, ये तो है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। अब मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हीलियम, तो आप लिखोगे सर 4 ग्राम। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एटॉमिक मास बताइए हीलियम का और आपने लिख दिया 4 ग्राम तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपसे यदि ये बोल दिया जाए कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इन ग्राम, तो इसके आपको ग्राम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 × 1/Na ग्राम, Na ग्राम। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 4 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। देखो, ग्राम में अगर हम एटॉमिक मास को चेंज करें तो वो तो ये क्वांटिटी है, और मोलर मास तो डायरेक्ट ग्राम में ही आएगा 4 ग्राम। वो कैसे आया, वो ये यहाँ से हमने आपको बता दिया। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो ये सर इस लेक्चर का मुझे यहाँ से ये समझ नहीं आया, दोबारा से प्लीज़ बता दें, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 AMU है ना एटॉमिक मास, और मोलर मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम। बात करते हैं हम हीलियम की 4 AMU, और ये हो जाएगा 4 ग्राम। सोडियम की बात करें तो 23 AMU, और ये हो जाएगा 23 ग्राम मोलर मास, है ना। ये मोलर मास की बात चल रही है, एटॉमिक मास की बात चल रही है। और 23 AMU और 23 ग्राम में बहुत ज़्यादा अंतर है। कहीं आप इस क्वांटिटी को देख के ये बोलो कि भाई, है ना, ये कुछ ऐसे ही अंतर होता है जैसे मैं बोलूँ 23 ग्राम या 23 किलोग्राम। ये यूनिट चेंज, तो इन दोनों की क्वांटिटी भी चेंज होगी। अब 23 भले ही इसके आगे है, ये तो छोटी सी 23 ग्राम छोटा सा, ये 23 किलोग्राम, 23,000 ग्राम। ठीक है, समझ में आएगी बात? वेरी गुड। तो जो 1 मोल है, 1 मोल, इसको मैं लिख सकता हूँ m ग्राम, m ग्राम। जैसे 1 मोल बराबर है, मैंने लिख दिया 23 ग्राम, उसके मोलर मास के बराबर ही तो होगा ना। m का मतलब है मोलर मास, मोलर मास। देखो, यदि आपसे किसी ने ये दे दिया भाई, मैंने 1 मोल सोडियम दे दिया आपसे, तो आप ये बोलोगे कि मैंने आपको 23 ग्राम सोडियम दिया है। 1 मोल एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के मोलर मास के वो बराबर होगा। या 1 मोल ऑफ Na को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 6.022 × 10⁻23, ये भी लिख सकता हूँ, तो सेम बात होगी। तो n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मास ऑफ सैंपल बाय मोलर मास मीन्स बड़ा M। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा W/m। W मतलब गिवन मास, दिया गया मास, गिवन मास। M मतलब मोलर मास। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। जैसे देखो, मैंने आपको 24 ग्राम सैंपल दे दिया, 24 ग्राम सैंपल दे दिया हीलियम का। ठीक है, मोल निकालने हैं आपको, मोल्स निकालने हैं आपको।
सैंपल कितना है 24 ग्राम, मीन्स गिवन मास कितना है 24 ग्राम। हीलियम के सैंपल का मोलर मास कितना होता है 4 ग्राम। मोलर मास निकालना है यहाँ पे आपको, एटॉमिक मास नहीं निकालना। एटॉमिक मास फॉर AMU होता है, AMU को ग्राम से आप चेंज नहीं कर सकते, और सॉरी नहीं काट सकते। आपको AMU को पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, या ग्राम को आपको AMU में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप इसको काट सकते हो। तो 4 6 24, 6 मोल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर आपसे अब एटम पूछ ली जाए, भाई 24 ग्राम सैंपल है, हीलियम के एटम कितने होंगे, तो वही 24 ग्राम बाय 4 AMU। अब आपको यहाँ पे जो लेना है एटॉमिक मास लेना है। यहाँ जो आपने लिया मोलर मास लिया, यहाँ एटॉमिक मास लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 24 ग्राम को चेंज करना है आपको AMU में, NaAMU बाई 4 AMU। AMU से AMU गया 4 6 24, 6 Na एटम, इसमें एटम हो जाएंगे 6 Na। समझ में आई बात, क्लियर होने लग रही है धीरे धीरे। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको धीरे धीरे आप एक एक वीडियो आप डेली देखेंगे तो बहुत अच्छा फील करोगे। ये सोचोगे कि हाँ जो केमिस्ट्री हमें बहुत मुश्किल लग रही थी वो धीरे धीरे हमें अब आसान लगने लग जाएगी, है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अभी हमने सीखा कि भाई ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ग्राम एटॉमिक मास में जो ये यूनिट है, एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है AMU, उसको कैसे हमने ग्राम में चेंज किया, वैसे ही अब हम निकालेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। अब हम बात करते हैं ग्राम मोलिकुलर मास की। इट इज मास ऑफ 1 मोल। अब मोलिकुलर मास है तो 1 मोल मोलिक्यूल होंगे, वहाँ एटॉमिक मास था तो 1 मोल एटम थे। इट इज मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल, 1 मोल मोलिक्यूल। तो मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल का मतलब है मास ऑफ Na मोलिक्यूल, ठीक है। मास ऑफ Na मोलिक्यूल में क्वांटिटी कितनी दे दी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने दे दिए Na, और 1 मोल का कितना मास होता है x AMU। तो इसको चेंज करो, Na इंटू x इंटू 1/Na ग्राम। Na से Na गया, ये हो जाएगा x ग्राम। किसी भी मोलिक्यूल का यदि आपको ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है तो वो x ग्राम के बराबर हो जाएगा। यदि आप मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, सिंपल सी बात यह है कि यदि आप ग्राम मोलिकुलर मास को मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। गॉट माय पॉइंट, वेरी गुड। जैसे आपसे H2 मोलिक्यूल, H2 दे दिया हमने, H2 मोलिक्यूल दिया है ना। अब मैं इसका बोलूँ कि भाई मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास, तो आप कहोगे सर 2 AMU। और मैं कहूँ कि भाई इसका मोलर मास कितना है, तो आप कहोगे कि सर 2 ग्राम। या मैं इसको कहूँ कि भाई इसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना है, ग्राम मोलिकुलर मास, तो आप कहोगे सर 2 ग्राम। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर हुई। Na मोलिक्यूल का मास अगर आपको निकालना है तो पहले आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल पता होने चाहिए। अब निकालने Na का लग रहे हैं तो मोलिक्यूल भी तो Na ही होंगे ना। Na मतलब अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक मोलिक्यूल का मास जो हम निकालते हैं x एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को आपने चेंज किया 1/Na ग्राम में, Na से Na कैंसिल, हो जाएगा x ग्राम।
H2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें उसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 2 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और अगर मोलर मास की बात करें तो हो जाएगा, अगर हम इस 2 AMU को चाहें कि भाई ग्राम में बताओ तो आप लिखोगे 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, और ग्राम मोलिकुलर मास 2 ग्राम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? वेरी गुड। जैसे अगर हम बात करें H2SO4 की, मैंने कहा भाई H2SO4 का मोलिकुलर मास बताओ, मोलिकुलर मास बताएं, और यहाँ पर है ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास, तो ये हो जाएगा 98 एटॉमिक मास यूनिट, और ये हो जाएगा 98 ग्राम। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 44 एटॉमिक मास यूनिट, या ये हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुई? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, मास ऑफ सैंपल बाय मोलर मास, कि भाई उस सैंपल का मास कितना दे रखा है आपसे। जैसे अब मैं बोलने लग जाऊँ भाई 98 ग्राम मैंने आपको H2SO4 दे दिया, और आपसे पूछ लिया भाई बताओ इसके अंदर मोल्स कितने होंगे। कितना दिया? 98 ग्राम दिया ना। गिवन मास 98, मोलर मास 98, दोनों ग्राम में हैं, तो इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा 1 मोल। CO2 मैंने बोल दिया 88 ग्राम मैंने आपको CO2 दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। नंबर ऑफ मोल्स बताएं, 88 ग्राम गिवन मास कितना है, 88 ग्राम बाई CO2 का मोलर मास कितना है, 44 ग्राम, 44 दूनी 88, इतने मोल। तो 1 मोल सैंपल इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दी सैंपल। उस सैंपल का मास, मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स के ही बराबर होता है, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपसे दे दिया 96 ग्राम ओजोन सैंपल, 96 ग्राम ओजोन सैंपल, 96 ग्राम ओजोन सैंपल आपको दिया गया है। 96 ग्राम ओजोन सैंपल, ठीक है। ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता है 16 ग्राम होता है, ऑक्सीजन O का एटॉमिक मास 16 AMU होता है। आपको सबसे पहले इसमें मोल निकालने हैं, बताएं कितने मोल हो जाएंगे। गिवन मास 96 ग्राम, मोलर मास होता है 16 3 48 48 ग्राम, 48 दूनी 96, इसमें 2 मोल हैं भाई। ठीक है, आपने खुद भी निकाल सकते हो इस चीज़ को, आपको भी पता है। अगर मैं कोई इसमें मॉलिक्यूल बताएं कितने हैं, सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि भाई इसी के अंदर मेरे को मॉलिक्यूल भी बता दें कितने होते हैं मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ सैंपल कितना दे दिया, 96 ग्राम, और 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, अब मैं बात करने लग रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास, तो वो होता है 48। इसका मॉलिक्यूलर मास 48 AMU। देखो यहाँ पर हम मोलर मास नहीं ले सकते, क्योंकि मोलर मास का मतलब है कि भाई हमने 6.02 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल का मास ले लिया, इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन हमें इसके बारे में केवल 1 मॉलिक्यूल का मास करना है, और 1 मॉलिक्यूल का मास होता है ओजोन का 48 एटॉमिक मास यूनिट। इसके लिए अब हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जो हो जाएगा 96 इंटू Na इंटू एटॉमिक मास यूनिट बाय 48 एटॉमिक मास यूनिट। इससे ही कैंसिल, 48 2 2 Na, इतने इसमें मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इतने मॉलिक्यूल आए हैं। अगर मैं अभी लगातार आपसे पूछ लूँ कि वे एटम भी बता दो, अब तो कितने हो जाएंगे इसमें। एक एटम में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 3 एटम है ना। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 3 ऑक्सीजन है। तो इतने मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इतने मॉलिक्यूल गुणा में कर दो 2Na, तो कितने आ जाएगा 6Na एटम, इतने एटम के बराबर
आ जाएगा। ठीक है, गॉट माई पॉइंट, वेरी गुड। यदि आपसे मैं दे दूँ 28 ग्राम, 28 ग्राम, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, 28 ग्राम नाइट्राइड N-3 सैंपल, मैंने ये सैंपल दे दिया आपको। ठीक है, बिल्कुल समझने की बात है। नाइट्रोजन का तो आपको पता ही है 14 होता है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास 14 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसमें आपसे मोल पूछ लें, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भाई मोल बताएं इसमें कितने होंगे। गिवन मास ऑफ सैंपल बाय मोलर मास ऑफ सैंपल, दैट इज 14 to the 28, that is 2 moles। सिंपल था क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा आपसे अब एटम या मॉलिक्यूल की जगह पूछ लिया, इसमें आयन कितने होंगे, आयंस कितने होंगे बताइए। सेम बिल्कुल, सैंपल का मास बाय एक आयन का मास। एक आयन का मास कितना है, अरे इस पे -3 हो, -2 हो, -1 हो, कुछ भी हो, इसका मास तो सिंपल 14 एटॉमिक मास यूनिट ही रहेगा। ठीक है, दैट इज 28 इंटू Na इंटू एटॉमिक मास यूनिट बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट, इससे ही कैंसिल 2, ये हो जाएगा 2Na। इतने आयन है ना, ये आयन निकालने हैं तो भी आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, गिवन मास ऑफ गिवन सैंपल बाय एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल इन एएम। एएम के अंदर आपको कितना। थर्ड क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि भाई इस पे चार्ज कितना होगा, ये बताइएगा। चार्ज निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ आयन, भाई कितने आयन है पहले तो यही पता करना पड़ेगा ना, इनटू में चार्ज ऑफ वन आयन, चार्ज ऑफ वन आयन। नंबर ऑफ आयन अभी निकालने हैं आपने, 2Na निकालने हैं ना, 2Na, और एक आयन के ऊपर आपका चार्ज है -3। देखो मैंने लिख दिया H+1, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज है इसके ऊपर कि भाई ये गया है एक, ये यहाँ से बाहर निकल के गया है, भेजा किसी ने। -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन, कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इनका मतलब ये होता है। ठीक है, तो -3 का मतलब हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको कंप्लीट सोल्व करो, 2 इंटू Na होता है 6.02, 2 इंटू 10⁻23 इंटू 3 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। इतना चार्ज है किसके ऊपर, 28 ग्राम N-3 के ऊपर। 28 ग्राम N-3 सैंपल के ऊपर यदि आपसे चार्ज पूछ लिया जाए, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आयन इनटू चार्ज ऑफ वन आयन। एक आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा इनटू में टोटल नंबर ऑफ आयन। टोटल नंबर ऑफ आयन हमने अभी निकाले हैं 2Na इंटू एक आयन के ऊपर चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन माइनस का 3, मतलब 3 इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। अभी आपसे पूछ लिया जाए भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं, कैसे बताओगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के अंदर जेड की संख्या होती है 7 मतलब 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इसमें 7 प्रोटॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 और कहीं से आए, टोटल अब N-3 के अंदर कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। सही है, हमें ये देखना अभी टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ आयन इनटू इलेक्ट्रॉन ऑन वन आयन, एक आयन पर एक आयन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ आयन तो अभी निकाल लिए थे ना 2Na, और एक आयन के पास
10 इलेक्ट्रॉन है, कितने हो जाएंगे 20 N, मतलब 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। गोट माई पॉइंट, समझ आ रही है ये बात। यदि आपसे इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमने इसके अंदर पूछा मोल, आपने बताया सर 2 मोल हो जाएंगे। फिर पूछा आयन, गिवन सैंपल बाय एटॉमिक मास दैट इज 2Na के बराबर आएगा। फिर पूछा चार निकालने का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ आयन, कितने नंबर ऑफ आयन है और एक आयन पे चार्ज कितना है। एक आयन पे चार्ज था -3, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इसको सोल्व कर देना, आपका चार्ज आ जाएगा। फिर पूछा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, लेकिन इसके ऊपर -3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से आए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो n-3 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ n-3 कितने हैं, 2Na के बराबर निकाला था अभी, और एक n-3 के पास इलेक्ट्रॉन है 10, तो इससे गुना करते हुए आ जाएंगे 20Na। 20Na का मतलब है 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। व्हाट माई पॉइंट। अभी हमने आपसे पूछा था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। एक लास्ट का क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 2Na के बराबर है ना, और एक के अंदर, एक नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 7। देखो भाई, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा स्थायी सदस्य होते हैं ना, वैसे ही ये राज्यसभा होती है, ये स्थायी सदस्य हैं। प्रोटॉन न घटते हैं ना बढ़ते हैं, 7 है तो 7 ही रहेंगे। 7 दूनी 14, 14Na दैट इज 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। गोट माई पॉइंट। तो अभी तक आपने 2 चीज़ें देखी, नंबर ऑफ मोल्स, एक तो होता है N/Na के बराबर, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स होता है W/m के बराबर। ये दोनों तरीक़ों से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। आगे एक और तरीका भी आएगा, वो भी आपको बताएंगे। पहला तरीका नंबर ऑफ स्पीसीज बाय एवोगैड्रो नंबर, दूसरा तरीका गिवन मास बाय मोलर मास। दोनों तरीकों, यदि आपको नंबर ऑफ स्पीसीज दे रखी हैं तो आप बाई में एवोगैड्रो नंबर कर दें, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और यदि आपको गिवन मास दे रखा है तो बाई में मोलर मास कर दें, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए आप इतना ही करें, इतना ही लेक्चर आज का होगा आपका। तो कैसी मेरी वीडियो लगी आपको, कृपया करके सभी बच्चे या जहाँ जिसके भी पास ये वीडियो पहुँचे और जो यहाँ तक देख ले इस वीडियो को, तो कृपया करके उन बच्चों के पास शेयर ज़रूर करें जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वो कृपया करके इन वीडियोज़ को देखें। वो केमिस्ट्री में मार नहीं खाएंगे कहीं भी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो आपके पास आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब ये वीडियो ऐसा तो नहीं है कि भाई छोटे बच्चे देखें, है ना, 5th 5th 6th 7th क्लास के बच्चे तो देख नहीं पाएंगे। ये वीडियोज़ हैं 11th और 12th के बच्चों के लिए। 10th के 9th के कुछ बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मोल का थोड़ा बहुत आता है, मोल के बारे में अगर सीखना। कुछ आउटस्टैंडिंग बच्चे अगर 9th 10th के हैं तो वो इन वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन केवल इसी को। इससे आगे जो टॉपिक्स आएंगे वो 11th और 12th के लिए ही हैं। ये 11th के चले हुए हैं। इन मोल कंसेप्ट के क्लियर होने के बाद एक 12th की वीडियो भी बनाएंगे, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बच्चे जो 12th में हो चुके हैं और उनका 11th बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, वो भी इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें केमिस्ट्री के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई चलो नहीं, आगे चल के कॉलेज लाइफ में जाएंगे तब देख लेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे तब देख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आपको जो करना होता है ना, वो अभी करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं होता किसी के पास भी, है ना। सब ये टाइम बहुत जल्दी जल्दी जाने लग रहा है। तो कृपया करके सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान दें और अच्छे से इन वीडियोज़ को देखें, और 11th 12th के बच्चों के पास जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोज़ को भेजें। ज़्यादातर उन बच्चों के पास जो ट्यूशन नहीं लगवा सकते, और ट्यूशन लगवाने वाले बच्चे भी इनको देखें। ये नहीं है कि भाई जिन्होंने ट्यूशन लगवा रखा उनको सब कुछ वहाँ समझ में आता है, मुझे पता नहीं आता उनको समझ में। ठीक है, ओके, थैंक यू
for watching these videos.